बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटे, हम ये तो जानते हैं कि हर चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड का होना नेचुरल है, यानी हर चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए माइकल फैराडे ने ये कहा कि हर चार्ज से फील्ड लाइंस ओमिट होंगी। वो पॉजिटिव चार्ज हैं तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज हैं तो फील्ड लाइंस इनवर्ड फ्लो करेंगी। बेटे, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज से निकल रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक चार्ज से निकलें और इसके सामने रखे हुए किसी सरफेस, किसी एरिया में से गुजर जाएं, तो बेटे जितनी तादाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस या एरिया से गुजरती हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम यूं कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया when area is held perpendicular to the direction of electric field lines। बेटे, ये नीचे एक डायग्राम है, इसको कंप्लीट एक्सप्लेन तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए कि हम मेरे पास एक सरफेस एरिया यानी टू डायमेंशनल रीजन है। इस टू डायमेंशनल रीजन में ये रेड कलर के एरोस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पास कर रहे हैं। तो अगर मैं ये लाइंस जो कि रेड कलर की हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगर मैं इन लाइंस की तादाद को गिन लूँ, काउंट कर लूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो बेटे जितनी इन लाइंस की तादाद इस सरफेस एरिया से इस वक्त गुजर रही है, वो ही तादाद असल में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस एरिया में से। तो हमारे पास सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये हो गई कि कोई एरिया ले लिया जाए, कोई सरफेस एरिया, बेशक वो यूनिट एरिया हो या लार्जर एरिया, किसी भी सरफेस एरिया में से टोटल जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाएंगी, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका गुजरना किसी भी एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ये तो थी हमारे पास क्वालिटेटिव डेफिनेशन। अब आइए एक हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन करते हैं जो हमें फार्मूला की तरफ ले जाएगी। प्यारे बच्चों, अब हाँ एक चीज़ थोड़ी सी मैं मैथमेटिक्स समझाता जाऊँ। मैं हमारे पास दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड्स हमने पढ़े, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शंस सेम हो या दो वेक्टर्स जिनके सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है और इस तरह के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। अब बेटे यहाँ पर दो वेक्टर्स को डिफाइन करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के लिए दो वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, जिसे हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होती जो हम जितनी फोर्स एक यूनिट चार्ज पर अप्लाई हो रही होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ एक दूसरी डेफिनेशन रिक्वायर्ड है, वो है एरिया वेक्टर की। इसकी भी मजीद एक्सप्लेनेशन होगी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। एरिया वेक्टर यूं समझ लीजिए, ये जो हमारे पास एक कार्डबोर्ड नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, ये हमारा सरफेस एरिया है। बिकॉज इस कार्डबोर्ड की सपोज ये लेंथ है अलोंग एक्स एक्सिस, ये विड्थ है अलोंग वाई एक्सिस, इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर ले लेंथ इनटू विड्थ, तो ये सारा जो कार्डबोर्ड नज़र आ रहा है ये हमारा सारा सरफेस एरिया हो गया। बेटे अगर इसी सरफेस एरिया पर हम 90 यानी नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो जो नया ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यानी सरफेस एरिया और चीज़ है और एरिया वेक्टर और चीज़ है। तो बेटे अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस फिगर में सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों वेक्टर हैं और सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होते हैं उन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का नाम स्केलर प्रोडक्ट है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, क्योंकि एरिया वेक्टर में से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कुछ यूं करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एंड एरिया वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया करेगा। बेटे फ्लक्स का लफ्जी जो उसकी एटोमोलॉजी है, लफ्जी मतलब वो लैटिन जुबान से निकला है और उसका बेसिक मीनिंग होता है फ्लो। यानी हम इन कॉमन लैंग्वेज में ये कहते हैं कितने ऑब्जेक्ट्स, कितनी थिंग्स किसी एरिया से, किसी सरफेस एरिया से गुजर गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक डोर हो और उस डोर में से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास कर रहे हों, वो जो डोर है वो हमारा सरफेस एरिया है और उस सरफेस एरिया में से स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स पास कर जाएंगे वो हमारा स्टूडेंट्स का फ्लक्स होगा। सिमिलरली, जिस तरह पिछली ही वो पुरानी डायग्राम दोबारा यहाँ पर शो की गई है कि ये हमारे पास एक सरफेस एरिया शो हो रहा है ब्राउन कलर का, इसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इन्हीं फील्ड लाइंस की तादाद का नाम जो कि यहाँ से पास कर रही हैं एरिया से, उसको फ्लक्स कहेंगे। और फ्लक्स की जो सेकंड डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो ये थी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटे यही हमारा फॉर्मूला बन गया। फ्लक्स को फाई के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई ई मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। और डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने का मेथड हम जानते हैं कि हम इस तरह ओपन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इट मीन्स फ्लक्स का फॉर्मूला अगर हम वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहें तो वो बनेगा ई ए कॉस थीटा। बेटे एरिया वेक्टर को अगेन डायग्राम के साथ समझते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ इस स्लाइड में ये ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर का एक सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड है ए। अगर मैं इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ, मतलब 90 की लाइन खींच दूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ, तो बेटे एक नया वेक्टर बन सकता है। ये इस नया वेक्टर एरिया वेक्टर कहलाएगा। आप जानते हैं कि वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो इस एरिया वेक्टर के पास जो मैग्नीट्यूड है वो आम सरफेस एरिया वाला है और डायरेक्शन सरफेस एरिया के नॉर्मल है। तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया, एरिया वेक्टर और अ वेक्टर एरिया is a vector whose magnitude is equal to surface area and direction is normal to the surface area। रिपीट करता हूँ, एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो सरफेस एरिया के बराबर है, लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस एरिया के नॉर्मल होगी। अब मैं आपको इसी जैसा एरिया वेक्टर की एक और डायग्राम शो करता हूँ। सो ये तो हम लोगों ने शो की अपवर्ड, इसके साथ देखिए दूसरी डायग्राम में, यहाँ देख लीजिए कि ये वही डायग्राम जो पिछली वाली है। ये लाइट ब्लू कलर का एक सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया से हम आउटवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में भी शो कर सकते हैं और आउटवर्ड नॉर्मल नीचे की तरफ भी शो कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में हमने नीचे की तरफ शो किया है। तो बेटे आप देख सकते हैं किसी भी सरफेस एरिया पर दो डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लिया जा सकता है, अपवर्ड इनवर्ड। जैसे आपके सर के ऊपर छत है कमरे की, तो इस कमरे की छत का भी आउटवर्ड परपेंडिकुलरली या डाउनवर्ड परपेंडिकुलरली एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुआ करेगी। तो सिंपली एरिया वेक्टर को हम समझ चुके हैं कि एरिया वेक्टर एक ऐसे वेक्टर का नाम है जिसका मैग्नीट्यूड तो आम सरफेस एरिया होता है और डायरेक्शन आम सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों ये गलती नहीं करनी कि सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर को सेम नहीं कह देना। इस डेफिनेशन के अंदर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अंदर एरिया, सरफेस एरिया यूज नहीं हुआ बल्कि एरिया वेक्टर यूज हुआ है और एंगल भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान वाला ही यूज करना है। चलिए आइए हम नई स्लाइड्स के ऊपर, नई स्लाइड पर जाकर एक आधा एमसीक्यूज भी देखते हैं और इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए हमारे पास अभी फ्लक्स का फार्मूला जो कि हमने लिखा था, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। इस फार्मूले से नज़र आ रहा है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगी तो फ्लक्स ज़्यादा होगा उस सरफेस में से, और अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास हों किसी भी सरफेस एरिया में से तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। इसी तरह अगर हमारा एरिया, सरफेस एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकती हैं यानी फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हमारे सरफेस एरिया कम हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम आ जाएगी। मींस हमारा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड और एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान बनने वाले एंगल पर डिपेंड करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और हमारे एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। मैं बार बार इस बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान बनने वाला एंगल हमारे लिए काबिल गौर होगा। अच्छा बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि एक डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, किसके दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान। और हम ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का आंसर स्केलर क्वांटिटी आती है और स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. Electric flux is a scalar quantity and has no direction. अब देखिएगा, मैं आपको एक एमसीक्यू जो अभी पिछली स्लाइड पे हम पढ़ चुके हैं उसके मतलब है, वो क्या कह रहा है कि बताइए कितना एंगल होता है एरिया और एरिया वेक्टर के दरमियान। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन सरफेस एरिया के नॉर्मल होती है। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री। तो ये एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक और एमसीक्यूज है कि जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और बोर्ड में भी आ चुका है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जा रही है। तो आपने अभी भी पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है। वो कैसे, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स असल में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शो कर देते हैं थोड़े कन्फ्यूजन की वजह से। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, आइए आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स क्या हैं। बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के तीनों ऐसे यूनिट्स यूज हो सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जाउल इनटू मीटर पर कूलम और वोल्ट इनटू मीटर। ये तीनों यूनिट्स कैसे इक्विवेलेंट हैं, आइए डिराइव करते हैं। हम जानते हैं फ्लक्स का फार्मूला ये है E इंटू ए कॉस थीटा। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, A हमारा एरिया और कॉस थीटा हमारे पास एक रेशियो है। तो बेटे रेशियो कॉस थीटा का तो कोई यूनिट नहीं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं फोर्स बाय चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स निकाले जा सकते हैं न्यूटन इंटू न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो गया और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। ये दोनों यूनिट्स अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर को हम ब्रेक कर देते हैं मीटर इंटू मीटर, तो हम यूं लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय कूलम अगेन इंटू मीटर। अब देखिए हमारे पास न्यूटन इंटू मीटर बेटे जाउल के इक्वल होता है, जाउल पर कूलम इंटू मीटर, और जाउल बाय कूलम वोल्ट के इक्वल होगा, लिहाजा हमारे पास वोल्ट इंटू मीटर बन गया। तो बेटे ये तीन यूनिट्स न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर या फिर जाउल पर कूलम इंटू मीटर या फिर वोल्ट इंटू मीटर, ये तीनों यूनिट्स इक्विवेलेंट हैं, तीनों डिफरेंट जगहों पर यूज होते हैं। अब बेटे यूनिट्स के बाद हम डायमेंशन में इंटरेस्टेड हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या होती है। तो अगेन वही हमने जो भी इक्वेशन लिखी थी ई ए कॉस थीटा, इसमें वही यूनिट्स लिखे न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन बेस यूनिट नहीं है, हम बेस यूनिट की टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं। तो न्यूटन किसकी इक्वल होता है बेटे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये F इक्वल्स टू एम में वाले फॉर्मूले से निकल आएगा। इसी तरह बेटा हमारे पास ये जो कूलम है वो भी ऐसा यूनिट नहीं है। हम जानते हैं करंट होता है चार्ज बाय टाइम, और चार्ज यहाँ से निकलेगा करंट इनटू टाइम, और चार्ज का यूनिट कूलम, करंट का यूनिट एम्पेयर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो कूलम आ जाएगा एम्पेयर इनटू सेकंड। अगर ये वैल्यू दोनों सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास बनेगी इक्वेशन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पेयर सेकंड। ये डिवाइडेड बाय में जो डिनोमिनेटर में जो सेकंड है ये +1 वैल्यू रखता है, ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी और ऊपर वाले सेकंड -2 की पावर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास नेट इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर ये बनेगी किलोग्राम मीटर क्यूब इंटू सेकेंड -3 ए रेज टू पावर -1। और बेटे इसी तरह हम यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हैं। किलोग्राम यूनिट है मास का, मीटर डायमेंशन यूनिट है लेंथ की, सेकंड यूनिट है टाइम के, और एम्पेयर यूनिट करंट का, जिसको हम ए ही लिखते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशंस हो गई m l क्यूब t -3 a -1।
डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ टाइप्स देखते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 3 टाइप्स हैं, मैक्सिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स एंड इंटरमीडिएट फ्लक्स। बेटा ये यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज़ मैं रिमाइंड करवाता जाऊँ, हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था ई ए कॉस थीटा। अगेन रिमाइंड करवा दूँ, ये जो थीटा है ये एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के दरमियान। आइए पहले हम सिंपल वे से इसको डिफाइन करते हैं कि देखिए हमारे पास ये एक सरफेस है, ये ब्लू कलर की एक सरफेस दिखाई गई है। इस सरफेस का एरिया ए है और इसका एरिया वेक्टर जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, वो एरिया वेक्टर ये पिंक कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस सरफेस से एरिया वेक्टर आउटवर्ड है। अच्छा बेटे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसके आउटवर्ड हो, यानी एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो जाएंगी, इस सरफेस एरिया से पास हो जाएंगी। तो हम कहेंगे हमारा फ्लक्स मैक्सिमम होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर ये दोनों पैरेलल हों, यानी हम यूं कह सकते हैं व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल और वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो हम कहेंगे जब ई वेक्टर और ए वेक्टर, रिपीट कर रहा हूँ, हम सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे बल्कि एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे when angle between E vector and A vector becomes 0 degree means E vector and A vector are parallel, then flux will be maximum। और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैक्सिमम फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, एंड यहाँ पर थीटा हमारे पास 0 डिग्री है और 0 डिग्री जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो जानते हैं हम कि cos 0 1 की इक्वल होता है। हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स हो गया E इंटू ए। अच्छा बेटे, ये थी हमारे पास एक मैथमेटिकल अप्रोच। अब वैसे अगर हम एरिया वेक्टर को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और सरफेस एरिया की बात करें तो फिर क्या होगा, तो बेटे इसको दूसरी तरीके से यूं डिफाइन किया जा सकता है कि आप ये देखिए सरफेस एरिया हमारे पास ये जो सारा ब्लूइश कलर की पिक्चर नजर आ रही है ये सरफेस एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके क्या आ रही है, परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे आउटवर्ड निकल रही है। तो अगर मैं सरफेस एरिया का वर्ड यूज करना चाहूँ तो मैं इसको यूं डिफाइन करूंगा when electric field lines are perpendicular to surface area। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर का लफ्ज यूज किया इसका एंगल नहीं 90 पुट करेंगे इसके फॉर्मूले में। वाई, क्योंकि एंगल वो पुट करेंगे जो ई वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान वाला एंगल पुट करना है, बल्कि ये नहीं करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया का एंगल आप पुट कर लें। लेकिन डिफाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। मैं रिपीट करता हूं कि when electric field lines are perpendicular to any surface area then flux is maximum। ये हमने डिफाइन कर लिया सरफेस एरिया के लिहाज से। अगर हमें एरिया वेक्टर के लिहाज से करना हो तो फिर हम कहेंगे when electric field lines are parallel to area vector then flux is maximum। इसी तरह एक एमसीक्यूज आ जाता है, देखिए उसको सॉल्व करते हैं। वो एमसीक्यूज ये आता है फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ ई विद ए वेक्टर, यहाँ से यानी आपने इस तरह गौर करना है ई वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान कौन सा एंगल होगा जिसके लिए फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो बेटे देखिए अभी हम क्या क्या हटे हैं, अगर दोनों वेक्टर्स की बात की जाए ई वेक्टर और ए वेक्टर के, तो इन दोनों के दरमियान फ्लक्स तब मैक्सिमम होगा जब एंगल कितना होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स जब हमारे पास ई वेक्टर और ए वेक्टर आर पैरेलल लिखा होगा। बेटे अब दूसरे टाइप आती है हमारे पास, वो है मिनिमम फ्लक्स, यानी लीस्ट फ्लक्स कितना फ्लो करेगा। प्यारे बच्चों अगेन वही बात करते हैं, इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए मेरे पास ये जो ब्लूइश कलर की डायग्राम है, ये ब्लूइश कलर की डायग्राम सरफेस एरिया शो कर रही है। इसका हमें सरफेस एरिया तो नहीं चाहिए, हमें तो एरिया वेक्टर रिक्वायर्ड है, और एरिया वेक्टर हम जानते हैं सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो पिंक कलर की लाइन है ये एरिया वेक्टर को शो कर रही है। अगर बेटे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि यहाँ ब्लैक कलर को की
की लाइन है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे एरिया वेक्टर के 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलरली मूव करे तो वो लाइन हमारी सरफेस में से नहीं गुजरेगी, सरफेस के पैरेलल गुजर जाएगी लेकिन सरफेस के अंदर से नहीं गुजरेगी। और हमने कहा था कि अगर सरफेस के अंदर से गुजरने वाली लाइंस की तादाद ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जब सरफेस के अंदर से कोई लाइन नहीं गुजरी, पैरेलल गुजर गई, तो फ्लक्स जीरो होगा। आइए इसकी मैथमेटिकल रीजनिंग भी देख लेते हैं। सपोज मिनिमम फ्लक्स का फॉर्मूला होगा ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ई वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान एंगल है 90 डिग्री। जैसे ही आप cos 90 पुट करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं हमारा मैथमेटिक्स भी ये शो कर रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तब हमारे पास फ्लक्स क्या होता है, जीरो या मिनिमम। अच्छा बेटे, अब एरिया वेक्टर को छोड़ देते हैं और सरफेस एरिया के लिहाज से डिफाइन करते हैं। तो बेटे ये जो ब्लू कलर का सारा रीजन है, ये सारा क्या है, सरफेस एरिया। बेटा देखिए, अगर सरफेस एरिया के लिहाज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना, इलेक्ट्रिक मिनिमम फ्लक्स को डिफाइन करना चाहें तो देखिए ये जो ब्लू कलर की सारी की सारी रीजन है, ये मेरे पास सरफेस एरिया है। ये सरफेस एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल जा रही है, तो हम ये कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू सरफेस एरिया देन फ्लक्स विल बी मिनिमम आर जीरो। यानी दोबारा गौर कीजिएगा, मैंने सरफेस एरिया की बात की, तो सरफेस एरिया ये जो ब्लू कलर की फिगर है, ये लेफ्ट टू राइट, ये हमारे पास सरफेस एरिया है और यही इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया, सरफेस एरिया एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसलिए फ्लक्स क्या है, मिनिमम। तो दो वे से कैसे डिफाइन कर लिया हमने, पहला एरिया वेक्टर के लिहाज से, और अगर आपने मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो भी आपने एरिया वेक्टर वाला एंगल पुट करना है। तो वो पहला मेथड ये था, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is perpendicular to area vector then flux is minimum or zero। और सेकंड वे से हम यूं कह सकते हैं, when electric field lines are parallel to surface area then flux will be minimum। आइए बेटे एक एमसीक्यूज देखते हैं। जरा एमसीक्यूज को थोड़ा स्टेटमेंट को गौर से पढ़िएगा। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ ई वेक्टर विद ए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम। देखिए मैंने क्वेश्चन में ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और ए यानी सरफेस एरिया का पूछा है। ए के ऊपर मैंने वेक्टर का नोटेशन नहीं यूज किया, मींस मैं सरफेस एरिया वाली डेफिनेशन पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया आपस में कैसे हों, किस तरह ओरिएंट किए गए हों कि मेरा फ्लक्स मिनिमम हो। तो हमने जब सरफेस एरिया की बात की थी तो देखा था कि सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल हों तो फ्लक्स क्या होता है, मिनिमम होता है। यानी आपने याद रखना है कि मैंने फर्स्ट डेफिनेशन जो यहाँ लिखी हुई है कि जिसमें लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज पूछा है। जबकि इससे पिछला एमसीक्यू जो मैक्सिमम फ्लक्स का पूछा था उसमें मैंने ई वेक्टर और ए वेक्टर पूछा था, जबकि इस एमसीक्यूज में मैंने ई वेक्टर एंड जस्ट सरफेस एरिया पूछा है। तो आपने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को जरा गौर से स्टडी करना है, उसके बाद इसे आंसर देना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये देखा है कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, और इसी तरह हमारे पास जब ई वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स मिनिमम होता है। बेटे अगर हमारे पास कुछ सरफेस हमारी ऐसे रखी गई हो कि सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के दरमियान एंगल ना 0 हो ना 90 हो, बल्कि इन बिटवीन 0 to 90 कोई भी और एंगल हो, तो अब हमारा फ्लक्स ना मैक्सिमम आएगा ना मिनिमम आएगा। उस वक्त हमारे फ्लक्स को कहेंगे इंटरमीडिएट फ्लक्स। इस डायग्राम को पहले देखिए मेरे पास एक इंक्लाइन सरफेस पड़ी है। इस इंक्लाइन सरफेस का पहले एरिया वेक्टर देखें। एरिया वेक्टर तो होता है नॉर्मल, यानी इस सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, तो ये लीजिए मैंने एरिया वेक्टर लगा दिया। फिर इसमें से गुजरने वाली इस सरफेस के बैक से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डॉटेड लाइन में शो की गई हैं। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के दरमियान कुछ एंगल बन रहा है थीटा।
ये थीटा एंगल 0 से ग्रेटर है बेटे और 90 से लेस है, लिहाजा अब हमारा फ्लक्स जिसका फार्मूला ई ए कॉस थीटा था, अब ये थीटा ना तो 0 है ना 90 है, मींस ना मैक्सिमम फ्लक्स होगा ना मिनिमम होगा, बल्कि फ्लक्स हमारा इंटरमीडिएट होगा। अच्छा प्यारे बच्चों, हम अपने फ्लक्स को, इंटरमीडिएट फ्लक्स को एक और इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। आपने पढ़ा था मैक्सिमम फ्लक्स का फार्मूला आया था ई ए और मिनिमम का था 0। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो इंटरमीडिएट फ्लक्स लिखते हैं या सिंपली जनरली फ्लक्स की हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखते हैं ई ए कॉस थीटा, तो इस इक्वेशन में ई ए की को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग मैक्सिमम फ्लक्स की इक्वेशन से। तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ यूं भी बन सकता है, इंटरमीडिएट फ्लक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम फ्लक्स टाइम्स कॉस थीटा। अच्छा बेटे, एक और एमसीक्यूज देखते हैं। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ ई वेक्टर विद ए वेक्टर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यानी वो कहता है कि वो एंगल बता दीजिए जिसकी वजह से वो एंगल बताएं जो ई और ए वेक्टर के दरमियान हो और उस एंगल की वजह से हमारा फ्लक्स मैक्सिमम का हाफ रह जाए। आप जानते हैं मैक्सिमम फ्लक्स कितना होता है, ई ए, यानी ई ए का हाफ मींस 0.5 ई ए। बेटा आप जरा गौर कीजिए कि आप लोगों की इस इक्वेशन में, फ्लक्स की इक्वेशन में ई ए कॉस थीटा आ रहा है। ई ए तो हमारे पास यानी यहाँ कांस्टेंट टर्म नजर आ रही है, कॉस थीटा हमारे पास एंगल पे डिपेंडेंट टर्म नजर आ रही है। बेटे एंगल की वो वैल्यू आपने चूज करनी है जिसका आंसर 0.5 आ जाए। तो 0.5 कॉस थीटा की अगर वैल्यू आ जाए, ई ए इससे मल्टीप्लाई हो गए 0.5 ई ए, यानी मैक्सिमम वैल्यू का आधा रह जाएगा। तो कॉस थीटा कब हमारे पास 0.5 वैल्यू देता है, 60 के एंगल पर। तो बेटा इस तरह के कई एमसीक्यूज आ सकते हैं जिसमें हमने पूछा हो कि फ्लक्स हमारा 1/4 रह जाए, 1/2 रह जाए, तो उसमें सिर्फ आपने कॉस थीटा की वैल्यू को चेक करना होता है, कॉस थीटा की वो कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है आइए उसका कंक्लूजन देखते हैं। वो ये बेटा पढ़ा कि हमारे पास अगर ई वेक्टर और ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो हमारा फ्लक्स मिनिमम होगा, जबकि ई वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान एंगल 90 से लेस और 0 से ग्रेटर हो तो इंटरमीडिएट फ्लक्स होगा। और अगर हमारे पास ई वेक्टर और ए वेक्टर के दोनों पैरेलल हों यानी इनके दरमियान 0 एंगल हो तो हमारा फ्लक्स मैक्सिमम होगा और फ्लक्स का फार्मूला है ई ए कॉस थीटा। ये है टोटल समरी जो अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ते हैं, कन्वेंशंस पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कब लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा, आउटवर्ड फ्लक्स किसी भी सरफेस से, नेट आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। मतलब अगर कोई सरफेस हमारे पास है यानी कोई एरिया है, उसमें कुछ फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं और कुछ फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकल रही हैं। बेटे अगर किसी सरफेस में से फील्ड लाइंस जो आउटवर्ड निकल रही हैं उनकी तादाद ज्यादा हो उन फील्ड लाइन से जो एंटर हो रही हैं, यानी आउटगोइंग फील्ड लाइंस की तादाद ज्यादा है नंबर ऑफ इनकमिंग फील्ड लाइंस, तो हमारे पास नेट फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। यानी आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव कहते हैं, या यूं समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज के फ्लक्स को पॉजिटिव कहते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव फ्लक्स। बेटे इसका कन्वर्स कर लीजिए, जो पहले हमने बताया कि अगर किसी सरफेस के अंदर फील्ड लाइंस ज्यादा जा रही हों, एंटर ज्यादा हो रही हों और एग्जिट कम हो रही हों, यानी उस सरफेस के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी सिंक मौजूद है। तो पहले वाले में था, हमने कहा कि सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद होगा यानी सोर्स मौजूद होगा जिसकी वजह से आउटवर्ड निकलने वाली चार्ज फील्ड लाइन ज्यादा हैं और इनकमिंग कम है। लेकिन यहाँ हम क्या कहेंगे नेगेटिव में कि ज्यादा फील्ड लाइंस एंटर हुई, कम आउटवर्ड निकली। तो जब हमारे पास नेट फ्लक्स इनवर्ड हो तो इनवर्ड फ्लक्स को किसी सरफेस के अंदर जाते हुए को हम नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं। क्यों, नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स इनवर्ड होगा इसलिए उसके फ्लक्स को नेगेटिव कहा करेंगे। जीरो फ्लक्स, बेटे अगर किसी सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस एंटर हुई हैं उतनी ही फील्ड लाइंस एग्जिट हो जाएं, ठीक है, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स जीरो होगा, बिकॉज इनकमिंग और आउटगोइंग पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स इक्वल हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड वेल नोन एमसीक्यूज है जो एंटी टेस्ट में आता है, वो ये है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग आर डाइपोल। देखिए डाइपोल क्या होता है हमारे पास, बेटा
हाँ, डाइपोल को हम यूं डिफाइन करते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फिक्स डिस्टेंस, यानी दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, पोलैरिटी ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सफियर है, फुटबॉल समझ लीजिए, आपके पास एक सफियर मौजूद है, उस सफियर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और उतनी ही मैग्नीट्यूड वाला एक नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा उस सफियर से, तो आप समझ सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स नेगेटिव होगा यानी इनवर्ड होगा। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लिहाजा दोनों चार्जेस का फ्लक्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और कन्वेंशनली ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो हमारे पास उस सरफेस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मिला के टोटल फ्लक्स बनेगा जीरो। तो हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि अगर किसी भी जगह पर सपोज मेरे पास एक सफियर है, उसके अंदर 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 8 ही नेगेटिव चार्जेस हैं और सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो बेटे जब हमारे पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड और उनकी तादाद सेम हो जाएगी तो हम कहेंगे टोटल फ्लक्स उस सरफेस से जीरो हुआ करेगा। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन जस्ट आपके फन के लिए रखा गया है कि ये नीचे कुछ डायग्राम्स शो की गई हैं, हमारे पास 7 डायग्राम्स, इन 7 डायग्राम्स में से बताइए किस डायग्राम या डायग्राम्स में हमारा फ्लक्स जीरो नहीं है। तो इन हाउ मैनी ऑफ दीज इलस्ट्रेशंस इज द नेट फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी फ्लक्स जीरो नहीं है। ये आपने यूज करना है पिछले सारे टॉपिक को। मसलन सबसे पहले डायग्राम देखिए, तो पहली डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी डायग्राम ये जो रेक्टेंगल नजर आ रही है, इस रेक्टेंगल के पैरेलल फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो हमने तो ये पढ़ा था व्हेन फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू सरफेस एरिया देन फ्लक्स इज जीरो। तो इसका मतलब ये केस हमारे पास हो गया फ्लक्स जीरो का। नीचे वाली डायग्राम के अंदर भी ऐसे ही है कि सर्कल के पैरेलल जा रही हैं, लिहाजा सर्कल के अंदर से पास नहीं हो रही, लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां भी जीरो। अगली डायग्राम जो है हमारे पास उसमें कुछ लेफ्ट डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही हैं, कुछ राइट में जा रही हैं, लेकिन अभी भी फील्ड लाइन सरफेस के अंदर से पास नहीं हो रही, पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रही हैं, फ्लक्स फिर भी जीरो। अच्छा बेटे, इसके बाद हमारे पास ये डायग्राम देखिएगा, इस डायग्राम के अंदर हमने एक रिंग रखा है और उस रिंग में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं या नहीं। रिंग ऐसे शो हो रहा है जैसे इस रिंग के अंदर से फील्ड लाइंस नहीं पास हो रही, रिंग के पीछे से फील्ड लाइंस जा रही हैं हमारे पास, लिहाजा यहाँ पर भी हमारा फ्लक्स क्या होगा, जीरो। इसके बाद बेटा देखिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मिला के इस रिंग के अंदर देखिए फ्लक्स क्या होगा, जीरो। और ये हमारे पास ये सरफेस, इस सरफेस में से क्योंकि फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर रही है, लिहाजा फ्लक्स क्या होगा हमारा जीरो। ये जो लास्ट डायग्राम है इसके अंदर देखें, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के फ्लक्स को कैंसिल नहीं करेंगे, लिहाजा यहाँ पर फ्लक्स जीरो नहीं होगा। बेटा कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर अपना व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक यह हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हर नया लेक्चर उनको डिलीवर हो सके। अल्लाह हाफिज़।